साल 1994 माइक्रोसॉफ्ट को बनाने वाले हाई लेवल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की समझ रखने वाले मिस्टर बिल गेट्स ने एक किताब खरीदी थी, वो भी 250 करोड़ रुपए में, जिसकी आज 2025 में वैल्यू निकाले तो होते हैं 400 करोड़ रुपए एक किताब के लिए। इतना ज्यादा पैसा इस कोडेक्स लेस्टर नाम की किताब पर खर्च क्यों किया गया? क्योंकि इस किताब के अंदर साइंस का, एजुकेशन का और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लिखा हुआ था। अभी इस वक्त जिस साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम जी रहे हैं, इस समय को आज से 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने इस किताब में लिख दिया था। तो उन्होंने जो भी लिखा था वो आज मिस्टर बिल गेट्स के पास में है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इंटेलिजेंट दा विंची वॉज। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हर फील्ड में महारत हासिल कर रखी थी। ही वॉज अ पॉलीमैथ, ऐसे लोगों को पॉलीमैथ बोलते हैं। 500 साल पहले जब एक्सरे की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तब इन्होंने ह्यूमन बॉडी स्केलेटन्स के 240 स्केचेस बनाए थे, जो कि आज की मॉडर्न साइंस के स्केचेस से सेम टू सेम मैच करते हैं। सोचो क्या ही इंटेलिजेंट इंसान थे, क्या इमेजिनेशन थी कि विंची ये स्केचेस इसलिए बना पा रहे थे क्योंकि वो क्यूरियस बहुत ज्यादा थे। वो इतने क्यूरियस थे, इतने जिज्ञासु थे, कुछ जानने की इतनी इच्छा होती थी कि वो कब्रिस्तान में जाते थे, कब्र से लाश को निकालकर शरीर के ढांचे को ऑब्जर्व करते थे और उसके बाद में स्केचेस बनाते थे। ये स्क्रीन पर सारे इंसान की बॉडी के स्केचेस इन्होंने ही बनाए हैं। इन्होंने कई तरह के हथियारों के डिजाइन बनाए हैं जिनसे इंस्पायर होकर आज भी वो हथियार बनते हैं। जो टैंकर्स आज यूज होते हैं उसकी खोज विंची के बनाए हुए डिजाइन को देखकर ही हुई है। 500 साल पहले विंची के पास एक ऐसी लड़ाकू मशीन का स्केच था जो कि कछुए की शेप में था, और इस कछुए शेप वाले डिजाइन के चारों तरफ तोपें लगी हुई थी जिसको किसी भी दिशा में मोड़ करके हमला किया जा सकता था। इनके पास में इम्पॉसिबल इमेजिनेशन स्किल थी। अब मैं इम्पॉसिबल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ वो सुनना। आपके स्क्रीन पर ये इटली के मैप की फोटो दिख रही होगी। ये फोटो सैटेलाइट की हेल्प से क्लिक करी गई है। और अब ये स्केच है 16th सेंचुरी का, जिस वक्त सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी। विंची ने पूरी सिटी को इमेजिन करके ऐसा स्केच ड्रॉ किया कि अगर ऊपर से देखो तो सिटी इस तरह से दिखाई देगी। और हाँ, उस वक्त कोई एरोप्लेन नहीं था, ना ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती थी और ना ही कोई ड्रोन्स था। मतलब विंची पहले इंसान थे जिन्होंने किसी सिटी को इतनी ऊपर से इमेजिन करा था। साल 1940 इस दुनिया ने पहली बार हेलीकॉप्टर जैसी कोई चीज देखी थी, पर विंची ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, कैसे काम करता है, उसका पूरा नक्शा ड्रॉ कर लिया था। वो तो उस वक्त टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना था नहीं, इसलिए वो हकीकत में उसे एक्सपेरिमेंट करके बना नहीं पाए, लेकिन डिजाइन उनके पास में पूरा तैयार हो गया था। हमने अब तक ये सुना है कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है। जब राइट ब्रदर्स का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे कई 100 साल पहले विंची साहब के पास में हवा में उड़ने वाली मशीन का मॉडल पूरा का पूरा तैयार था। असल में विंची को पक्षियों को खरीद कर उन्हें पिंजरे से आजाद करना बहुत अच्छा लगता था। विंची को पक्षियों से बहुत प्यार था और वो उड़ते हुए देखते थे कि यार ये पक्षी उड़ कैसे पा रहा है, इसकी साइंस क्या है। और एक दिन इनका भी उड़ने का मन हुआ, तब इन्होंने ये मॉडल डिजाइन किया जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सोचो अगर आपको एक पक्षी कैसे उड़ता है, उसको अगर बारीकी से देखना है तो आपको कैमरे से शूट करना होगा, फिर उसको स्लोमो में देखना होगा, तब आपको एक एक फ्रेम नजर आएगी कि पक्षी उड़ कैसे पा रहा है। पर विंची ने इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया पेन से एक एक फ्रेम को ड्रॉ करके। ये केज से पक्षी को निकालते और जैसे ही पक्षी उड़ता उसकी एक एक फ्रेम को पेन से खुद ड्रॉ करते, एक एक मोमेंट को समझने के लिए कि ये पक्षी किस बेस पे उड़ पा रहा है। सोचो वो कैमरे की गति से अपनी पेन से उड़ते हुए पक्षी का एक एक मोमेंट कैप्चर कर पा रहे हैं। फिर क्या, इसी प्रोसेस को समझकर इन्होंने एक फ्लाइंग मशीन मॉडल डिजाइन किया जिसमें एक इंसान के बैठने की भी जगह थी। सेबेस्टियन लेनॉर्मंड, इनको पैराशूट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, पर अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर लेकर हवा में उड़ते हुए इंसान का स्केच सबसे पहले विंची ने ही बना दिया था। अब सुनो, ये सुनकर तो आप दंग रह जाओगे। 26 जून 2000 में एड्रियन निकोलस ने विंची के स्केच को देखकर एक पैराशूट का मॉडल डिजाइन किया और 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी बिना किसी सेफ्टी के। और लोग हैरान तब रह गए जब निकोलस सही सलामत नीचे आ गए और विंची का बनाया हुआ स्केच जो है वो सही साबित हो गया। इनकी लाइफ का सबसे डेस्परेट प्रोजेक्ट जो है वो था मोनालिसा की पेंटिंग, जो आपने कभी ना कभी देख रखी होगी, जिसको इन्होंने एक बाल से भी छोटे ब्रश से पेंट किया था। ये एक बेनाम लड़की थी। आज इसकी पेंटिंग दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग है। कई लोग थ्योरी बनाते हैं कि विंची ने अपना फीमेल वर्जन पेंट किया है। इनकी एक और पेंटिंग बहुत फेमस है, द लास्ट सपर। जब जीसस और उनके 12 पीपल्स को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब इन सब ने एक आखिरी बार साथ में बैठकर खाना खाया था। प्लस एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आप खुद से भी करके देख सकते हो, अगर आप फोटोशॉप या फिर कोई भी फोटो एडिटिंग ऐप खोलते हो और यही इमेज 2 बार एक के ऊपर एक रखते हो और आप ऊपर वाली इमेज को फ्लिप करके उसके ऊपर ओवरले इफेक्ट लगाते हो, तो जैसे ही आप इमेज को मूव करते रहोगे आपको कुछ और नजर आएगा। इसके ऊपर कई थ्योरीज में से एक थ्योरी ये पता लगती है कि वो इन पेंटिंग के अंदर कुछ बातें छोड़ना चाहते थे। और कई मिस्ट्रीज, जैसे कि आसमान का रंग नीला क्यों है, पक्षी अपने आप को इतनी देर तक हवा में कैसे रख पाता है, ये सब कुछ कोडेक्स लेस्टर बुक में लिखा हुआ है जिसको बिल गेट्स ने खरीदी है। वॉल्टर आइजैक्सन ने लियोनार्डो दा विंची के ऊपर बुक लिखी है जिसमें विंची की ऑब्जर्वेशन के सीक्रेट्स बता रखे हैं कि वो चीजों को ऑब्जर्व कैसे करते थे, सोचते कैसे थे। क्योंकि आप जो भी ऑब्जर्व करते हो, जो भी आप देखते हो, जो भी आप सोचते हो, वही आप बनते हो। तो अगर आपको भी विंची साहब की तरह कीन ऑब्जर्वर बनना है, एक शार्प ऑब्जर्वर बनना है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो आपको बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, जिस भी चीज को ऑब्जर्व करना है उसकी फिजिकल अपीयरेंस की एक एक डिटेल लिख डालो। क्यों लिखना है अभी समझ आ जाएगा। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्यों है, क्या करने की जरूरत है,
है, प्रॉब्लम आखिर में कितनी बड़ी है, क्या इमीडिएट एक्शंस ले सकते हैं उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, जो भी आपको लगता है वो सब कुछ लिख डालो। स्टेप नंबर 2, उस प्रॉब्लम की वजह से दूसरी चीजों पर क्या क्या रिएक्शन हो रहा है वो सब कुछ लिख डालो। एग्जांपल, उस प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ में, आपकी मेंटल हेल्थ पर और आपके फाइनेंस पर क्या असर डाल रहा है, सब कुछ लिख दो। प्रॉब्लम का तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ये हर जगह लग सकता है। स्टेप नंबर 3, एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दो। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स और उसके रिएक्शंस की एक एक डिटेल लिख लेते हो तो इससे आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद में आप काम करना चाहो या ना चाहो, आपका दिमाग बैकएंड में अपने आप चलने लग जाता है। ऐसा करने के बाद आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा जिसको आप 2 या 3 दिन से सोच रहे थे। अब बात करते हैं विंसी की इंटरकनेक्टेड थ्योरी के बारे में। विंसी बोलते हैं कि इस दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे से ब्यूटीफुल तरीके से इंटरकनेक्टेड है, बस देखने वाले की नजर चाहिए। इन्होंने कभी भी हिस्ट्री की प्रॉब्लम को, मैथ्स की प्रॉब्लम को, साइंस, पोएट्री, किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को अलग अलग नहीं समझा। उनकी जर्नल बुक्स जहां पर सारे आइडियाज लिखते थे उसको उठाकर देखोगे तो आपको मिलेगा कि कहीं फिजिक्स की बात लिखी हुई, एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं, उसके पास में कहीं बायोलॉजी की ऑब्जर्वेशन लिखी है, कहीं बीच में हेलीकॉप्टर का स्केच बना हुआ मिल जाएगा, तो कहीं इंसान के शरीर की डिटेल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि विंसी को चीजों के अंदर सिमिलैरिटीज देखनी आती है, और ऐसा होता भी है। आपने खुद ने देखा होगा कि नेचर की कितनी चीजें मिलती जुलती है एक दूसरे से। जैसे हमारे लंग्स लगते हैं पेड़ की तरह, ब्रेन की न्यूरॉन्स लगती है सिटी के मैप की तरह, या अखरोट हमारे ब्रेन जैसा लगता है, पेड़ की जड़ें हमारी नसों की तरह लगती है। ऐसे कई चीजें आपको मिलेगी। ये जो बच्चों वाला दिमाग है, जो चीजों में सिमिलैरिटीज देखना है, यही वापस आपको अपने अंदर लाना है। आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसी 2 चीजें देखनी होगी जिनको अगर आप मिला दो तो कुछ इंटरेस्टिंग बन जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज या स्टार्टअप्स यही करते हैं, वो 2 अलग अलग इंडस्ट्री को मिला करके कुछ नया बना लेते हैं और आपको प्रोडक्ट बेचकर सेल से पैसा कमाते हैं। नावल रविकांत ने अपने पॉडकास्ट में यही कहा था कि अगर भालू कुछ इंटरेस्टिंग करके दिखाए तो हमें अच्छा लगता है। वही एक और चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है, वो है एक पहिए वाली साइकिल। वही अगर इन दोनों चीजों को मिला दे, यानी कि भालू अगर एक पहिए वाली साइकिल चलाए, फिर ये एक शो बन जाता है, लोग पैसा खर्च करते हैं इसको देखने के लिए। तो बताओ, क्या आप 2 अलग चीजों में कनेक्शंस देख पाते हो, डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो? अगर नहीं तो आप इसकी प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हो। 2 चीजों में फर्क देखने के बजाय आपको ये देखना है कि इन दोनों चीजों में सिमिलर क्या है। इससे क्या होता है कि आप मुश्किल हालातों में भी सॉल्यूशंस बनाने में तेज हो जाते हो। कहीं से भी चीजें जोड़कर कुछ नया सोचकर ले आते हो आप, दिमाग एकदम रैंडम चलने लगता है। फिर लोग सोचते हैं आपके बारे में कि यार ये इतना क्विक कैसे हो गया है, इतना अच्छा काम इतने कम समय में ये कैसे कर पाता है, क्योंकि आप ये ट्रिक यूज कर रहे हो। अब ये लास्ट बात है जो विंसी ने आर्टिस्ट लोगों के लिए कही है, आर्टिस्ट या फिर जो क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं। विंसी ने एडवाइस दी है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर बहुत टाइम तक काम कर रहे हो तो आप एक ब्रेक ले लो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को मास्टरपीस बनाना चाहते हो तब आपको 1 दिन का, 2 दिन का, जितना भी सही लगता है उतना ब्रेक लेना होगा, क्योंकि फिर एक ब्रेक लेने के बाद में वापस आप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो उसके बाद में आपको उस प्रोजेक्ट की सारी कमियां, सारे एरर्स नजर आते हैं। इस मेथड से आप एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हो। तो ये थी लियोनार्डो दा विंची के ऊपर वीडियो। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट किए बिना मत जाना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कमेंट जिसको करने में केवल 10 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं, उस कमेंट की वजह से मेरी पूरी टीम मोटिवेट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो मैं किसी और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उस इंसान का नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।